लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गागड़वास डिस्ट्रिक्ट भिवानी आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हमारा जो रहेगा कक्षा 10-1 राजनीति विज्ञान और उसका सब टॉपिक रहेगा न्यायपालिका भाग 1। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अब तक अध्ययन कर लिया है विधान पालिका, कार्यपालिका और आज हम करेंगे न्यायपालिका। ये हम जानते हैं कि हमारी सरकार के 3 अंग हैं और वो अंग हैं, पहला विधान पालिका या विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। विधान पालिका कानून निर्माण करती है, निर्माण का कार्य, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य न्यायपालिका उस कानून की व्याख्या या समीक्षा करती है, व्याख्या या समीक्षा करती है। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यायपालिका, जो कि कानून की व्याख्या और समीक्षा करने का कार्य करती है। हमारे भारत के लोकतंत्र में न्यायपालिका का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कानून की व्याख्या और समीक्षा करना है। यानी न्यायपालिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि न्याय दिलाने से संबंधित है, चाहे वो व्यक्ति है, संस्था है, चाहे सरकारों के मध्य किसी भी प्रकार का जो विवाद होता है या कानून के बीच में कोई ऐसी अनसुलझी बात आ जाती है तो उसको व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। तो सर्वप्रथम आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि न्यायपालिका के कार्य क्या हैं, न्यायपालिका क्या कार्य करती है, न्यायपालिका के कार्य। न्यायपालिका कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करती है उनके बारे में आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है। न्यायपालिका का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो विवादों का निपटारा करना है, निपटारा करना है। वो विवाद व्यक्तिगत से लेकर सामूहिक हो सकते हैं, वो विवाद किसी एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से हो सकते हैं, समाज के किसी वर्ग के आपस में विवाद हो सकते हैं, राज्य सरकारों का आपस में हो सकता है, केंद्र सरकार का राज्य सरकार के मध्य हो सकता है, या किसी ऐसे विषय ऊपर जो जनहित से संबंधित कोई भी मामला हो उसमें जब विवाद उत्पन्न होता है तो उसको निपटारा करने का जो अधिकार है, जो कार्य है, वो हमारी न्यायपालिका का है। तो सर्वप्रथम हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो विभिन्न प्रकार के मामलों में, मसलों में जो विवाद होता है उसको विवाद का जो निपटारा करने का कार्य न्यायपालिका का होता है और न्यायपालिका द्वारा दिया गया निर्णय ही मान्य होता है संबंधित व्यक्तियों को, पार्टीज को। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर आएंगे कि कानून की व्याख्या करने का काम, कानून की व्याख्या करने का काम। विधान पालिका के द्वारा जब कानून का निर्माण किया जाता है तो उस समय प्रत्येक प्रारूप इतना स्पष्ट नहीं होता। जब उसको यथार्थ में, उसको काम में लिया जाता है, उस समय जो असंगति उत्पन्न होती है और मामला विवादास्पद हो जाता है, उस समय न्यायपालिका की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और न्यायपालिका उस संबंधित मसले को देखते हुए
उस संबंधित कानून की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करती है और जो भी विवाद उत्पन्न होता है उसको दूर करती है। कहने का मतलब विधान पालिका द्वारा जो भी कानून बनाया गया है वो एक तरह से पूरी तरह से विस्तृत रूप में नहीं होता, उसको विस्तृतता जो देने का कार्य होता है वो हमारी न्यायपालिका करती है। इसके पश्चात हम कह सकते हैं नए कानूनों का निर्माण। ध्यान दीजिए, नए कानूनों का निर्माण, इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नए कानूनों का निर्माण, क्योंकि हमने यहां ये कहा है विधान पालिका कानून का निर्माण करती है और न्यायपालिका सिर्फ व्याख्या करती है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया है कि नए कानूनों का निर्माण न्यायपालिका करती है, इसको मैं आपको समझाता हूं ये किस प्रकार करती है। जब किसी विधान पालिका द्वारा निर्मित कानून के बारे में जब कोई विधानमंडल जो पारित करता है और उस समय जो उस कानून के बारे में जो अस्पष्टता होती है, उस समय न्यायपालिका के द्वारा संबंधित केस मामले में, संबंधित विवाद के मामले में तथ्यों को देखते हुए उस समय कुछ नए दिशा निर्देश के तहत कानून की व्याख्या की जाती है और वो जो व्याख्या होती है वो एक तरह से नए कानून का रूप ले लेता है आगे आने वाले केसों के लिए। यानी जब भी उस विषय से संबंधित किसी प्रकार का विवाद आएगा तो जो संदर्भ में कानून पास किया गया है जज के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा, तो उसका हवाला देकर के फैसला दिया जा सकता है। इस प्रकार के जो कानून हैं वो कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं केस इन लॉ या जज इन लॉ। जज इन लॉ यानी केस के मामले में बनाया गया कानून या जज के द्वारा बनाया गया कानून, वो सिर्फ कानून उस अवस्था में ही नए दिशा निर्देश पारित किए जाते हैं जब किसी विधानमंडल के कानून के बारे में पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है, अस्पष्टता है और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उस केस के बारे में न्यायालय के द्वारा कुछ नए दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं जो कि कानून का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये नए कानूनों का निर्माण का कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। जो अगला कार्य है नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के रक्षक। नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के रक्षक, अधिकार और स्वतंत्रता के रक्षक। स्वतंत्रता, प्रिय विद्यार्थियों, हमने मौलिक अधिकार का जो चैप्टर किया था, अध्याय क्या, उसमें हमने आपको बताया था कि हमारा जो न्यायपालिका है वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षक के रूप में कार्य करती है। तो हम यहाँ भी इसकी व्यवस्था दे सकते हैं कि जो न्यायपालिका है वो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं, उन सब की रक्षा का दायित्व भी न्यायपालिका ही करती है। चाहे वो विभिन्न प्रकार के रिट्स ला करके और अपने उस दिशा निर्देश जारी करके आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। और अगला पॉइंट है संविधान के रक्षक। संविधान की रक्षक, संविधान रक्षक कह सकते हैं, संविधान रक्षक। जो न्यायपालिका है वो भारतीय संविधान की रक्षक की भूमिका निभाती है। किस प्रकार से कि ये देखिए कि हमारी जो कार्यपालिका है, विधान पालिका है, वो जो कानून बनाती हैं और कार्यपालिका लागू करती है, तो कई बार ऐसे कानूनों का निर्माण हो जाता है जो कि जनता के मौलिक अधिकारों और उनकी स्वतंत्रताओं का हनन करता है। उस समय न्यायपालिका द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस संबंधित बनाए गए कानून को रद्द करने की जो शक्ति है वो न्यायपालिका के पास है। कहने का मतलब हमारी विधान पालिका और कार्यपालिका ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई आदेश नहीं ला सकती जिसमें हमारे
भारत के नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं और जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनका हनन हो सके, और किसी प्रकार का ऐसा कोई भी कानून नहीं लाया जा सकता जो संविधान की जो मूल भावना के विरुद्ध हो। यानी संविधान में जो वर्णित है उसी के अनुसार ही विधान पालिका को और कार्यपालिका को कार्य करने की अनुमति है। इससे अधिकार क्षेत्र से यदि वो कार्यपालिका और विधान पालिका जाती हैं तो न्यायपालिका उनके कार्य में हस्तक्षेप कर देती है, उस कानून को रोक सकती है। इसी प्रकार हम अगला पॉइंट देखेंगे कि न्यायपालिका क्या काम करती है। परामर्श के कार्य, परामर्श कार्य, परामर्श होता है सलाह देना। कार्यपालिका और विधान पालिका को समय समय पर कानून के विभिन्न धाराओं से संबंधित जब असमंजस की स्थिति हो जाती है तो उस समय उस कानून की सही व्याख्या क्या है और किसी कानून के ऊपर कोई कानूनी अड़चन कैसे दूर कर सकते हैं, इस बारे में यदि कार्यपालिका को और विधान पालिका को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है, सुझाव की आवश्यकता होती है, तो न्यायपालिका संबंधित संस्था को परामर्श देती है। यानी यदि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति को किसी प्रकार का यदि कोई सुझाव लेना है किसी मामले में, किसी ठोस मामले में, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति को कानूनी जो परामर्श है वो प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ विविध कार्य भी किए जाते हैं। विविध कार्य के मैं एक दो पॉइंट बताऊंगा। विविध कार्य देखिए, कई बार कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि यदि किसी नाबालिग बच्चे के पेरेंट्स मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उसकी संपत्ति के मामले में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है, उस अवस्था में उस संपत्ति, उस पैतृक संपत्ति की रक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वो उस बच्चे के बेहतरी के लिए एक ट्रस्ट का रूप काम भी कर सकते हैं। यानी कि उस संबंधित संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक ट्रस्ट भी बना दिया जाता है ताकि जब बच्चा बालिग हो या उसको जो वास्तविक अधिकार प्राप्ति हो उस समय उस संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सके। इसके साथ साथ कई बार कई जो वित्तीय कंपनियां होती हैं जो अपनी जिम्मेदारी ठीक प्रकार से नहीं निभाती हैं, तो उनकी उस जिम्मेदारियों को पूरा करवाने के लिए कोर्ट्स के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा रिसीवर भी बनाए जाते हैं। यानी एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती है कि वो उस संबंधित कंपनी के सारे वित्तीय मामलों के बारे में फैसला ले सके और उसकी जो देनदारी होती हैं उनको पूरा कर सके। तो ये कुछ कार्य हैं, इनकी 7 कार्य मैंने आपको बताए न्यायपालिका के। ये न्यायपालिका भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में ये महत्वपूर्ण 7 कार्य करती है। अब हम देखेंगे न्यायपालिका का जो महत्व है, ये कार्य के साथ साथ हम इनमें महत्व में भी 2-3 पॉइंट्स आपको क्लियर करते हैं। न्यायपालिका का महत्व, न्यायपालिका का महत्व, इंपोर्टेंस। अगर न्यायपालिका ना होती तो क्या होता, यदि न्यायपालिका है तो उसकी इंपोर्टेंस क्या है, वो क्या मदद करती है भारतीय नागरिकों की। सबसे महत्वपूर्ण अभी हमने जो कार्य लिखे थे उन्हीं में से हमने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं जिनको आपको अलग से अध्ययन करना है। पहला वही बात, संविधान के रक्षक, इन पे कम चर्चा करेंगे हमने क्योंकि इनको कर लिया है। संविधान के रक्षक, न्यायपालिका संविधान की रक्षक है, यानी कि कोई कार्यपालिका या विधान पालिका संसद की कार्रवाई के द्वारा या कोई कानून बनाते समय हमारे भारतीय संविधान की जो मूल आत्मा है उसके अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई कानून का निर्माण नहीं कर सकते। यदि करती है तो न्यायपालिका हमारे संविधान के रक्षक के रूप में खड़ी हो जाती है और बनाए गए उस कानून और उस नियम को अपनी शक्ति के द्वारा
रद्द कर सकती है। यानी संविधान की रक्षा करने का जो कार्य है वो न्यायपालिका का है। इसी न्यायपालिका का महत्व नंबर 1। इसी प्रकार हम दूसरा पॉइंट्स देखेंगे कि नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के रक्षक, वही बात जो हमने कार्य में थी वही बात करेंगे। नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों के रक्षक, स्वतंत्रता और अधिकारों के रक्षक। और इसी प्रकार हम नंबर 3 में लेंगे संविधान की व्याख्याकार। और नंबर 4 में लेंगे हम विवादों का समाधान। इन 4 पॉइंट्स के आधार पर हम न्यायपालिका का महत्व डिस्क्राइब कर सकते हैं कि संविधान की रक्षक, इसको हम चर्चा कर चुके हैं। नागरिकों के स्वतंत्रता और अधिकारों के रक्षक, यानी न्यायपालिका के अभाव में भारतीय नागरिकों को जो अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं उनकी सही तरीके से पालना नहीं हो सकती थी, क्योंकि कार्यपालिका के द्वारा या किसी राजनेता के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा यदि किसी भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो उसकी रक्षा न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। यदि न्यायपालिका नहीं हो, यानी कि इस प्रकार से, तो हमारे इन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। संविधान की व्याख्या का, यानी इस भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में न्यायपालिका का महत्व है। न्यायपालिका के द्वारा संविधान के विभिन्न वर्णित अनुच्छेदों का, नियमों का, भागों का जो भी व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा की जाती है वो सभी को मान्य होती है, क्योंकि इससे ज्यादा कानूनी राय और कानूनी अहमियत के समान कोई भी संस्था हमारे भारत में नहीं है। इसीलिए भारतीय न्यायपालिका को संविधान की अंतिम व्याख्याकार कहा गया है। और चौथा है विवादों का समाधान। विवाद चाहे व्यक्तिगत हैं, चाहे राज्यकृत हैं, या केंद्र और राज्य के मध्य हैं, या जमीनी विवाद हैं, चाहे फौजदारी विवाद हैं, किसी भी प्रकार के जो मसले हैं विवादों को, उनको समाधान हमारी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। यानी न्यायपालिका ना हो तो उस अवस्था में हमें ये संबंधित 4 पॉइंट्स की जो प्राप्ति है वो नहीं हो सकती थी। और इसके साथ साथ अब हम करेंगे, हमें न्यायपालिका का महत्व हम देख लिया कि अब न्यायपालिका की जो भारत के अंदर जो व्यवस्था है वो एक स्वतंत्र है, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान ने की है। भारतीय न्यायपालिका किसी के दबाव के अंदर या किसी संस्था के अंदर काम नहीं करती है। चाहे 3 जो हमने सरकार के अंग बताए, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, तो न्यायपालिका को सरकार के दोनों अंग यानी विधानपालिका और कार्यपालिका से पूरी तरह से स्वतंत्रता है, किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। हम अब इसको इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ, इसका मतलब ये है कि जो भारत की जो न्यायपालिका है वो ना तो विधान पालिका यानी संसद के किसी सदन के तहत या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है, अपने आप में एक पूर्ण स्थायित्व लिए हुए, एक पूर्ण स्वतंत्रता लिए हुए संस्था के रूप में कार्य करती है। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। अब हम कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में कि किसी न्यायाधीश को निर्णय करते समय, यानी कि जब भी किसी जज को न्याय करना होता है, निर्णय करना होता है, तो वो अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। उसके ऊपर विधानपालिका
या कार्यपालिका के किसी सदस्य, किसी संस्था का कोई भी दबाव नहीं होता। वो पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार अपना निर्णय सुनाता है, उसको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। ये हमारी न्यायपालिका का स्वतंत्रता का अर्थ का मतलब है। अब कौन से हैं कि हम किस प्रकार से न्यायपालिका को हम स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं, यानी हमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरत है न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी जाए। स्वतंत्रता की आवश्यकता, न्यायपालिका को स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है। देखिए पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र न होती, कार्यपालिका के अंडर में होती, तो जो विभिन्न राजनेता होते हैं वो समय समय पर इसमें हस्तक्षेप करते और अपनी मनमर्जी से फैसले दिलवाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रभावित करते, दूषित करते। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की हमें आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले संविधान की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, क्योंकि समय समय पर कार्यपालिका द्वारा या विधान पालिका द्वारा विभिन्न नियम और कानून बनाए जाते हैं और उसके अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे संविधान को चेंज करने की, संविधान को बदलने की व्यवस्था प्रस्तावित हो। और उस अवस्था में यदि न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो, वो कार्यपालिका के साथ मिल जाए, तो हो सकता है संविधान को तोड़ मरोड़ कर जो प्रस्तुत किए जाने वाले कानून पास हो जाएं। लेकिन जो स्वतंत्रता की आवश्यकता है, स्वतंत्र इसलिए बनाया गया है कि संविधान की सुरक्षा बनी रहे, यानी उसके ऊपर ना कार्यपालिका का नियंत्रण हो, ना विधान पालिका का हो, वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से कार्य करे, ताकि विधान पालिका और कार्यपालिका अपने कार्य करते समय हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें कि हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो जन भावना के या संविधान के विपरीत कार्य करता हो। अगला, संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली के लिए भारत ने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है, यानी कि शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर किया गया है। राज्यों की अपनी सरकारें हैं, केंद्र की अपनी सरकारें हैं। तो ये व्यवस्था की गई है कि राज्य अपने क्षेत्र के अंदर अपने राज्य की व्यवस्था करे, अपने हिसाब से कानून और प्रशासन को चलाएं और केंद्र पूरे देश के लिए चलाए। और उस अवस्था में यदि किसी प्रकार का कोई मतभेद होता है तो उस समय मनमर्जी का हिसाब ना चले, किसी भी राजनीतिक दल की, किसी भी राजनीतिक सरकार की एक दूसरे के ऊपर दबाव की राजनीति ना चले और उस राज्य की सुनवाई हो सके न्यायपालिका के माध्यम से। तो यह है संघात्मक प्रणाली की सफलता के लिए। ठीक इसी प्रकार हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों हुई, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। मुख्य रूप से तो बार बार यही आ रहा है कि जो न्यायपालिका है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, यदि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम देख सकते हैं, यदि न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं बनाया जाता तो हमारे मौलिक अधिकार भी हमें पूर्ण रूप में, जैसा संविधान ने हमें दिए हैं, वैसे हमें नहीं मिलते। मौलिक अधिकारों का हनन होता और उस अवस्था में यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता ही रहता। लेकिन ये स्वतंत्र बनाया गया है, इसलिए हमारे मौलिक अधिकारों का, हमारी स्वतंत्रताओं का किसी प्रकार से हनन नहीं होने देती। इसीलिए इसकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। इससे के साथ साथ अगला नंबर होगा न्याय की प्राप्ति के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मामले में न्याय मिलना चाहिए। जब भी कोई विवाद हो किसी भी प्रकार का, चाहे छोटे मामले में संबंधित हो, चाहे बड़े मामले में हो, चाहे राजनीतिक मामला हो, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे फौजदारी का मामला हो, उन सब में प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। तो वो जो न्याय चाहता है
वो न्याय की प्राप्ति वहीं हो सकती है जब उस न्याय देने वाली संस्था के वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी अपने ऊपर हस्तक्षेप के वो निर्णय सुनाए। उसी अवस्था में हमें न्याय की प्राप्ति होगी। इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। प्रशासनिक, अगला है हमारा प्रशासनिक दक्षता के लिए। कार्यपालिका और जो स्थायी कार्यपालिका है, जो मैंने बताया कि स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाह, कर्मचारी, सैनिक, असैनिक अधिकारी होते हैं। वो सभी सरकार के द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करते हैं, यानी उस कानून को लागू करने का वास्तविक कार्य ये स्थायी कार्यपालिका करती है। और उस अवस्था में यदि कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी दिए गए कार्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी से, संविधान की परंपरा के अनुसार नहीं करता है, तो उस संबंध में भी न्यायपालिका उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। और इस कार्रवाई के भय स्वरूप ही प्रशासनिक जो दक्षता है वो बनी रहती है। प्रत्येक कार्यपालिका के उस कर्मचारी को दिमाग में रहता है कि यदि मैं अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन नहीं करूंगा तो न्यायपालिका मुझे दंडित करने का अधिकार रखती है। तो ये आपका प्रशासनिक दक्षता से संबंधित हो गया। लोकतंत्र का आधार स्तंभ, जो हमारी न्यायपालिका है वो लोकतंत्र के आधार स्तंभ का कार्य करती है। किस प्रकार कार्य करती है? हमारे जो लोकतंत्र के मुख्य 4 जो स्तंभ हैं, एक तरह से समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, इन सब की रक्षा करने का कार्य, रक्षा का कार्यभार हमारी न्यायपालिका के ऊपर है। यानी लोकतंत्र के जो मुख्य आधार स्तंभ हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, इन सब के रक्षा, इन सब को वास्तविक रूप से इन अधिकारों की प्राप्ति करने में जो महत्वपूर्ण संस्था काम करती है वो न्यायपालिका है। और न्यायपालिका इस मामले में इन सबको समानता, स्वतंत्रता और न्याय और बंधुत्व के मामले में पूरी तरह से एक निष्ठा के साथ स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है और न्याय दिलाने का कार्य करती है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण और रह गया, जो कार्यपालिका है उसको निष्पक्ष राय देने का, निष्पक्ष राय देने के लिए हमारे जो न्यायपालिका है, चाहे राज्य स्तर पर हो, केंद्रीय स्तर पर हो, वो जो उस केंद्र में कार्यरत कार्यपालिका, राज्य में काम करने वाली कार्यपालिका, उन सभी को जब जब किसी मामले पर, किसी विषय के ऊपर राय की आवश्यकता होती है, संवैधानिक राय की आवश्यकता होती है, उस समय न्यायपालिका के द्वारा उस संबंधित कार्यपालिका को निष्पक्ष, सही और कानूनन राय दी जाती है। इसीलिए इस बात का भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व है, क्योंकि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, हस्तक्षेप रहित है। तो ये पॉइंट्स हमने देखे। अब हम जो मुख्य बात रह गई है कि भारत में जो न्यायपालिका को जो स्वतंत्र बनाने, भाई स्वतंत्र बनाने के लिए तो हो गया, लेकिन कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे ये स्वतंत्र बनी है या हम इसको स्वतंत्र देख सकते हैं। अब हम उन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जिनके आधार पर, जिनका अध्ययन करने के बाद आप कह सकते हैं कि हाँ, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो अब हम उन पॉइंट्स, उन
कारणों का अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका को स्वतंत्र व निष्पक्ष बनाने वाले मुख्य बिंदु, जिनका अध्ययन करने पर हम कह सकते हैं कि ये न्यायपालिका हमारी या व्यवस्था क्या की गई है भारतीय संविधान में व्यवस्थाएं। सर्वप्रथम न्यायाधीशों की नियुक्ति। हम सभी जानते हैं, हमने इस बात पर आपको पिछले अध्याय में बताया, भी पिछले सेशन में बताया कि हमारे देश का जो संवैधानिक मुखिया है उसको बहुत सारी नियुक्ति करने का अधिकार होता है, लेकिन उन सब की नियुक्ति की जो अनुमोदन लिस्ट होती है वो कैबिनेट के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है। यानी कि कार्यपालिका के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है। लेकिन न्यायाधीशों के मामले में नियुक्ति के समय थोड़ी सी प्रक्रिया अलग अपनाई जाती है। शुद्धतः राजनीति का प्रयोग नहीं किया जाता। अकेले कार्यपालिका इस मामले में सक्षम नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को सीधा ही न्यायाधीश नियुक्त कर दे। न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति की जब अनुमोदन किया जाता है तो राष्ट्रपति भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजता है, एक प्रस्ताव भेजता है, और उस निर्णायक मंडल के द्वारा जो संशोधित सूची भेजी जाती है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उन्हीं में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय में भी गवर्नर के द्वारा जो नियुक्ति, जो सिफारिश की जो अनुमोदित लिस्ट भेजी जाती है वो भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य 3 के द्वारा एक अनुमोदित लिस्ट भेजी जाती है वरिष्ठता के आधार पर। तो उसी के आधार पर ही जजों की नियुक्ति होती है। केवल कार्यपालिका अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जज को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति नहीं दे सकता। इसी प्रकार न्यायाधीशों की विमुक्ति, न्यायाधीशों की पदमुक्ति। जितना कि न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रोसीजर लंबा है, एक तरह से राजनीति रहित है, ठीक उसी प्रकार न्यायाधीशों को भी समय पूर्व हटाना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि न्यायाधीश अपने पद पर अपने कार्यकाल के दौरान पूरे समय तक बने रहते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश उनके पद और गरिमा के ऊपर कोई लांछन लगाया जाता है या उनके द्वारा असंगत व्यवहार किया जाता है, उस समय केवल एक स्थिति आती है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए और उस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में पारित मतदान के समय 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। यानी इतना लंबा प्रोसीजर अपनाने पर ही किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऐसा भारतीय इतिहास में केवल एक बार हुआ था 1993 में, जब पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रामास्वामी के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था संसद में। उनके ऊपर अपने पद पर रहते हुए वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे और महाभियोग प्रस्ताव उचित बहुमत न मिलने के कारण वो संसद में गिर गया था। यानी अब तक केवल एक ही ऐसा मौका आया है जब किसी भारतीय न्यायाधीश को महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना पड़ा हो और वो भी पूरी तरह से पारित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति यानी न्यायाधीश को पद से विमुक्त नहीं किया जा सकता। अगला हम देखेंगे न्यायाधीशों का कार्यकाल।
न्यायाधीशों का कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष तक है आयु, या 6 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट में सेवा, जो भी पहले हो इतने समय तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। और अब वेतन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 यानी इतने रुपए मासिक वेतन प्रदान किया जाता है। और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनको 2.50 ये इनको वेतन मिलता है। इसके अलावा इन्हें बहुत सारी सुविधाएं और अन्य वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं, ताकि ये किसी भी प्रकार की बाहरी जो पैसे की होड़ है उसमें शामिल ना हो सकें और निरंतर अपने कार्य को, अपने दायित्व को अच्छे ढंग से निभा सकें। इसके साथ साथ जो न्यायाधीशों की योग्यताएं हैं, न्यायाधीशों की योग्यताएं न्यायाधीशों की योग्यताएं में आप ये बता सकते हैं कि न्यायाधीश बनने के लिए सर्वप्रथम योग्यता प्राप्त, कानून की योग्यता उनके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा जब उनको हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में जज के रूप में नियुक्ति की जाती है तो उस समय कुछ शर्तों में और जोड़ दिया जाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए हाई कोर्ट में या तो 5 साल तक मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या हाई कोर्ट में 10 साल वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति की नजर में एक कानून का विशेष जानकार हो। उस अवस्था में उन व्यक्तियों को, उस जज को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति दे दी जाती है। ये न्यायाधीशों की योग्यताएं होती हैं। और इसके अगला रिटायर होने के पश्चात वकालत करने की मनाही होती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से जब सेवानिवृत्त होता है, उसके पश्चात उस व्यक्ति के ऊपर यह बंदिश है भारतीय संविधान की कि वो व्यक्ति भारत में कहीं भी वकालत का कार्य दोबारा से शुरू नहीं कर सकता। यदि ये उनको छूट मिलती कि वो दोबारा से कार्य करता तो हो सकता है अपने संबंधों का लाभ उठा करके विवादित निर्णयों में पक्षपात होने की पूरी संभावना रहती। तो ये है रिटायर होने के पश्चात वकालत का कार्य जजों के द्वारा नहीं किया जाता। इसके साथ साथ न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथकता, न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथकता, अलगाव कर देंगे हम। यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका में दोनों में पूरी तरह से अलगाव है, एक दूसरे से किसी प्रकार से कार्यों में संबंधित नहीं है। ना ही कार्यपालिका को यह अधिकार है कि न्यायपालिका के मामलों में वो हस्तक्षेप करे, लेकिन न्यायपालिका को यदि लगता है कि कार्यपालिका अपने कार्यों से भटक रही है, उस अवस्था में न्यायपालिका द्वारा हालांकि कुछ कदम जरूर उठाए जाते हैं, लेकिन प्रशासन के मामले में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह से पृथक हैं। तो बच्चों, आज हमने जो जाना है उसको मैं आपका पूरा इस एक रिवीजन के रूप में तुरंत करवा देता हूं, ताकि आपको पूरी बात ध्यान में आ जाएगी। और कल अगले सेशन में हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके बारे में सारा अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम आज हमने जाना कि भारत की जो न्यायपालिका है
वो न्याय से संबंधित है और विवादों का निपटारा करती है, मौलिक अधिकारों की संरक्षक है और हमें जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं उन सब का एक तरह से हमारी रक्षा की भूमिका करती है। और जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से एक स्वतंत्र संस्था है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है और उसी अवस्था में हमें इस न्याय की प्राप्ति होती है। तो आज का अध्ययन इतना ही रहेगा।